नमस्कार दोस्तों, मैं आर्टिस्ट आनंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम लोग चर्चा करते हैं इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट रूल्स के बारे में। तो नए वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे चीफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का एक 20% एलडीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एक क्वेश्चन पेपर है। आज हम उसी क्वेश्चन पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, उसके सही आंसर जानने की कोशिश करेंगे। अगर कोई आंसर मेरे से मैं नहीं सर्च कर पाता हूँ या गलत होता है तो प्लीज़ कमेंट करके उसका सही आंसर अगर आपको पता है तो ज़रूर भेजें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार, मैं आर्टिस्ट आनंद एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल में, जिसमें हम लोग चर्चा करते हैं इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट रूल्स के बारे में। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन पेपर चीफ वेलफेयर स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का 20% एलडीसी का एक क्वेश्चन पेपर है। उसके 50 क्वेश्चंस का रिव्यू मैं पहले वाले वीडियो में कर चुका हूँ। ये सेकंड वीडियो में है, इसमें हम लोग 55 से लेके 55 तक कर चुका हूँ। 55 से लेके बाद वाले क्वेश्चन इसमें करेंगे। तो 56 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं कि निम्नलिखित कौन सा नियम दंड को निर्दिष्ट करता है। मतलब जो पेनल्टीज जो दी जाती है वो किस रूल के डीएनडीआर में किस रूल के अनुसार दी जाती है। तो इसमें रूल नंबर 6 में दिया हुआ है माइनर पेनल्टीज और मेजर पेनल्टी सभी के बारे में रूल नंबर 6 में डिस्क्राइब किया गया है। तो इसका आंसर रहेगा रूल नंबर 6। नेक्स्ट आ जाएगा, और इसमें रूल नंबर 9 में मेजर पेनल्टी का है और ये इसमें माइनर पेनल्टीज के बारे में प्रोसेस दी हुई है और ये रूल नंबर 6 में रहेगा। नेक्स्ट आ जाएगा कि अगर मान लो पक्षपात के मामले में डीएनडीआर के मामले में जांच अधिकारी जो इंक्वायरी ऑफिसर है के परिवर्तन हेतु प्रकरण किया जाता है। अगर मान लो कोई इंक्वायरी ऑफिसर है वो अगर पार्शलिटी करता है, पक्षपात करता है, बायसनेस रखता है, तो उस कंडीशन में आप किसको प्रकरण परिवर्तन के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। तो उसके लिए आएगा रिव्यूइंग अथॉरिटी को, संशोधन प्राधिकारी को आप उसके लिए प्रकरण प्रस्तुत कर सकते हैं। अब चार्जशीट के साथ कितने एनेक्सर संलग्न होते हैं, जो इसे 5 दिया जाता है। मेजर पेनल्टी के साथ में 4 एनेक्सर सम्मिलित होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ज़्यादातर पूछा भी जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा कि जो है रिमूवल के तो मामले में अनुकंपा भत्ता किस नियम के तहत दिया जा सकता है। तो ये रूल नंबर 65 और पेंशन रूल 1993। तो 1993 का जो पेंशन नियम है, पेंशन मैनुअल का मैंने करिए पूरा पेंशन मैनुअल को रिव्यू किया है, 5-6 पार्ट में उस वीडियो को बनाया था। तो अगर आप पेंशन मैनुअल के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। तो रूल नंबर 65 जो रहेगा वो आएगा पेंशन मैनुअल 1993 के अनुसार। इसके अनुसार जो है अनुकंपा भत्ता कंपेशनेट अलाउंस दिया जाता है अगर रिमूवल किया जाता है एम्प्लॉय को। तो 60 नंबर आ जाते हैं, हाउ मेनी डिविजन्स आर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। एनईएफआर में 5 डिविजन्स हैं। और नेक्स्ट आ जाएगा कि सेकंड दूसरी गाड़ी कहाँ चली थी, भारत में दूसरी रेलगाड़ी कहाँ चली गई। तो दूसरी रेलगाड़ी चली थी हावड़ा से हुबली। ज़्यादातर पहली का तो मालूम होता है, लेकिन दूसरी का क्वेश्चन इसमें पूछ लिया गया, तो हावड़ा से हुबली के बीच चली थी। रेलवे बोर्ड कब बना था? रेलवे बोर्ड 1905 में बना था। उसके बाद में हम आ गया कि जीडीसी के तहत भर्ती नहीं की जा सकती। तो सभी में जीडीसी के तहत भर्ती की जा सकती है, तो इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आ जाएगा कि आरपीएफ में ग्रुप ए में सीधी भर्ती का प्रतिशत है। ग्रुप ए में आरपीएफ में जितने लोग आते हैं 100% आते हैं ग्रुप ए में। नेक्स्ट आ जाएगा रेलवे में एकीकृत कॉमर्शियल और टिकट चेकिंग स्टाफ सीसी एंड टीसी की मेडिकल कैटेगरी क्या है। तो B2 मेडिकल कैटेगरी इनकी होती है। मेडिकल कैटेगरी का भी ज़्यादातर एकाध क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कि एक अप्रेंटिस को आरआरसी ग्रुप डी में कितने प्रतिशत प्रेफरेंस दिया जाता है। जो अप्रेंटिस करते हैं रेलवे में उन लोगों को 20% प्रेफरेंस दिया जाता है। विच कैटेगरी इज एलिजिबल फॉर रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस। रिस्क और हार्डशिप अलाउंस के लिए ट्रैकमैन को अलाउ किया गया है। नेक्स्ट आएगा वेतनमान में गाड़ी नियंत्रक खंड नियंत्रक को कितना भत्ता दे है। तो 5000 पर मंथ उनको भत्ता दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा हाउ मेनी मैट्रिक्स आर देयर इन 7 CPC। 7 CPC में कितने मैट्रिक्स हैं। तो 18 मैट्रिक्स हैं। एनपीएस का फुल फॉर्म ज़्यादातर लोग इसमें न्यू पेंशन स्कीम समझ लेते हैं।
लेकिन न्यू पेंशन स्कीम नहीं होके इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेंशन सिस्टम। PIA, HRMS में PIA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PIA होता है पास इशूइंग अथॉरिटी, पास जारी करने वाला प्राधिकारी। HRMS में ESS मॉड्यूल का पूर्ण रूप क्या है? तो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। अब दिया हुआ है कि HRMS के अंतर्गत PF मॉड्यूल में PF स्वीकृति के लिए कुल कितने लेवल हैं? तो 3 लेवल हैं PF स्वीकृति के लिए। अब ये जो है एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन है कि HRMS किस के द्वारा विकसित किया गया है, HRMS किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये क्रिस के द्वारा है। और नेक्स्ट किया हुआ है कि ई ऑफिस रेलवे के लिए किस द्वारा होस्ट एंड मेंटेन किया जाता है? तो ये रेलटेल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा कि अगर मान लो एक एम्प्लॉय है सेवानिवृत्त रेलवे सेवक को CTG का दावा करने के लिए उसे क्या उपलब्ध कराना होगा? तो उसे घोषणा लिख के देनी होगी, डिक्लेरेशन देना होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन कि वो कहाँ पर ट्रांसफ़र जा रहा है। इसमें आ जाएगा ड्रेस अलाउंस पेएबल टू नर्सेज। नर्स को कितना ड्रेस अलाउंस दिया जाता है? 1800 रुपये पर मंथ फिक्स अलाउंस दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा बच्चों के मामले में, दिव्यांग बच्चों के मामले में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ट्यूशन फीस का दावा करने की ऊपरी आयु सीमा कितनी है? ऊपरी मतलब मैक्सिमम, तो ये 22 ईयर आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाएगा अगर पति पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का दावा किया जा सकता है? ओनली वन ऑफ देम, कोई एक ही उनमें से दावा कर सकता है CEA के बारे में। नेक्स्ट आएगा व्हाट इज द रेट ऑफ PF डिडक्शन फ्रॉम पे। PF का जो डिडक्शन होता है पे में से किस हिसाब से होता है? तो वो PF दोस्तों क्लियर सा फंडा है कि साल में एक बेसिक आपका PF में जमा होगा, पूरे 12 महीने में एक। इसका मतलब 1/12 ऑफ बेसिक पे जो है आपका डिडक्शन होता है। क्लियर ये याद है कि अगर इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो 8.33 आएगा। IPAS स्टैंड फॉर IPAS का अर्थ क्या है? IPAS का अर्थ है इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। क्रिस डाटा सेंटर इज सर्टिफाइड। क्रिस डाटा सेंटर देश द्वारा प्रमाणित है ISO 17001 2013। CO6 और CO7 का रिलेटेड किससे है, संबंध किससे है? तो बिल पासिंग से है। व्हाट इज द CTSE? CTSE का फुल फॉर्म क्या है? कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर इन इमरजेंसी। अब ये दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कोर्स NRTI बड़ोदरा में नहीं है? तो वहाँ पर जो है बाकी सारे कोर्स हैं। BTech इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में BTech वहाँ पर नहीं होता है। BTech इन रेल इंफ्रास्ट्रक्चर ये है, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है BSc, और BBA ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट ये भी है, लेकिन BTech नहीं है वहाँ पर। नेक्स्ट आ जाएगा कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए निम्न पात्र नहीं है। कौन पात्र नहीं है? तो वाइफ, पुत्र, पति ये तो रहते ही हैं, तो इसमें आ जाएगा नन ऑफ द अबोव। वन ऑफ द क्या दिया हुआ है कि ऑल इंडिया लीव ट्रेवल कंसेशन सुविधा उपलब्ध है वंस इन अ ब्लॉक ऑफ 4 ईयर, 4 साल में एक बार जो है उसमें दिया जाता है। फुल फॉर्म ऑफ M इन CP ग्राम कंप्लेंट मॉड्यूल। M का फुल फॉर्म क्या है? तो मॉनिटरिंग, सेंटर फॉर पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। नेक्स्ट आ जाएगा पारिवारिक पेंशन के रूप में दी जाने वाली पेंशन का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों पेंशन जो बनती है वो 50% ऑफ लास्ट बेसिक बनती है। वहीं अगर फैमिली पेंशन की बात आ जाती है तो वो 30% ऑफ बेसिक पे बनता है। ठीक है। अगर आप इसमें रनिंग स्टाफ की बात होती है तो उसको थोड़ा सा अलग मानिए। रनिंग स्टाफ में रहता है 55% ऑफ मतलब जो बेसिक होता है उसमें एडिशनल 55% जोड़ा जाता है, उसके बाद निकाला जाता है, और 35 तो है ही नहीं आंसर उसमें, तो इसका आंसर रहेगा 30%। नेक्स्ट क्वालिफाइंग सर्विस फॉर वॉलेंट्री रिटायरमेंट। वॉलेंट्री अगर आप रिटायरमेंट लेते हैं तो आपकी क्वालिफाइंग सर्विस, ताकि आपको पेंशनरी बेनिफिट पूरे मिल जाए, तो आपको 20 ईयर की सर्विस होना चाहिए। तब आप अगर स्वैच्छिक निवृत्ति लेते हैं तो आपको रिटायरमेंट बेनिफिट फुल मिलते हैं। अब APAR जो होता है CR भरा जाता है, उसमें APAR एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट ये जो होती है, इसमें स्व मूल्यांकन मतलब सेल्फ असेसमेंट किस लेवल और ऊपर के कर्मचारियों के लिए आवश्यक है? तो ये लेवल 6 से अधिक ग्रेड के कर्मचारियों के लिए सेल्फ असेसमेंट, उसको एक एनेक्सर होता है, उसको भर के देना होता है। एनेक्सर आई थिंक 4 नंबर है उसका। मैक्सिमम लीव नॉट ड्यू फॉर डेज इज एलिजिबल फॉर रेलवे एम्प्लॉय इन इंटायर सर्विस। लीव नॉट ड्यू ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मिल सकती है? तो 360 डेज।
93 देख लेते हैं। टोटल LAP क्रेडिटेड फॉर 6 मंथ ऑफ वर्किंग, 6 महीने का अगर वर्किंग किया है तो LAP कितना क्रेडिट होगा, 10 होगा। और LHAP है तो 10 रहेगा, और LAP रहेगा तो वो 15 रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिवीजन इन ऑफ SWR, SWR का डिवीजन क्या नहीं है, बेंगलुरु है, मैसूर है, हुबली है, हुबली तो हेडक्वार्टर ही है, तो नांदेड़ जो रहेगा वो नहीं रहेगा। पैरा IR निम्नलिखित कौन सा पैरा IREM में पदोन्नति के इंकार से संबंधित है, पैरा 224। IREM का निम्न पैरा मेरिट के समान होने पर वरीयता निर्धारण से संबंधित है, ये 304 है। पैरा विच पैरा ऑफ IREM रिलेटेड टू लीव ऑन एवरेज पे इज, औसत वेतनमान LAP से संबंधित IREM का पैरा है 523। नेक्स्ट 98 आ जाता है। अकॉर्डिंग टू सोपेस्ट मैक्सिमम LHAP ग्रांटेड टू DRM टू अ JAG ऑफिसर, JAG ऑफिसर को DRM के द्वारा कितने दिन LHAP दिया जा सकता है, तो ये 21 डेज का, 21 दिन का है। नेक्स्ट आ जाएगा प्रिंसिपल बेंच ऑफ केट इज लोकेटेड इन, केट कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में है केट का जो प्रिंसिपल बेंच है। उम्मीद कार्ड आर मेड फॉर द फॉलोइंग, एम्प्लॉय के लिए, कर्मचारी के आश्रित के लिए, रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए, ये सभी के लिए उम्मीद कार्ड बनाया जाता है। कमलापति त्रिपाठी राजभाषा, ये क्वेश्चन जो है राजभाषा से संबंधित आ गए। कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक किस ग्रेड के अधिकारियों को प्रदान किया जाता है, महाप्रबंधक और उनसे ऊपर के अधिकारियों के लिए कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक दिया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौखिक लेखन पुरस्कार योजना के अंतर्गत तृतीय पुरस्कार के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो ये 7,000 रुपये है। नेक्स्ट आ जाएगा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रभावी है, तो 26 जनवरी 1965 से यह प्रभावित हुई थी। राजभाषा के संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो ये संसदीय पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है उसमें होते हैं 30, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होता, तो ये याद रखिए तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है ये। राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद संविधान के किस भाग में है, तो ये भाग 17 में है राजभाषा नीति के बारे में। संविधान के भाग 5 में राजभाषा नीति संबंधी उपबंध किस क्षेत्र में, किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 120 में है। अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई, तो 1955 में राजभाषा आयोग की नियुक्ति हुई थी। और राजभाषा नियमों के अंतर्गत लक्षद्वीप को किस क्षेत्र में रखा गया है, तो इसका अंतर आ जाएगा सी क्षेत्र में, गैर क्षेत्र में। और राजभाषा नियम कब बनाया गया, राजभाषा नियम बनाया गया 1976 को। तो ये था दोस्तों चीफ वेलफेयर स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का एक 20% LDC का एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर जिसको हम लोगों ने रिव्यू किया। और इसमें कोशिश की गई है मैंने कि सारे ऑब्जेक्टिव को खुद मतलब क्लियर करने की, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन मेरे तरफ से अगर कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए और कमेंट करते रहिए। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।